Most depressing moment in your 22 years of career? On the day of the release of Bahubali 1. So, Bahubali planning very big. So we don't know where it's going to work. Maybe Tamil it will work, Malayalam it will work, Hindi it will work, or it doesn't work in Hindi, it might work in Tamil. 3 साल की कड़ी मेहनत 5000 जूनियर आर्टिस्ट का 200 दिनों तक काम करना, एक फिल्म के लिए 20,000 वेपन्स डिजाइन करने से लेकर एक नई लैंग्वेज उसका ग्रामर तक क्रिएट करना, 24% ब्याज पर 180 करोड़ की फिल्म में पहली बार 85 करोड़ वीएफएक्स पे फूंक देना, और इन सब के बाद जब 10 जुलाई 2015 को बाहुबली द बिगनिंग रिलीज होती है तो उस दिन सुबह जल्दी उठ के प्रभास एंड राजामौली देखते हैं कि उनकी फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा होता है. Most depressing moment in your 22 years of career? On the day of the release of Bahubali 1, Telugu states, it had a very bad talk and people started talking it's one of the biggest disasters of film industry. जिसकी वजह से उन्हें लगने लगता है कि बाहुबली द बिगनिंग इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म होने वाली है. Little afternoon, evening, it was a very bad talk. And I said, I read, गया बाहुबली बन गया. बट तभी एक चमत्कार होता है और बाहुबली फ्लॉप होने की जगह इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होती है. और एक ऐसा भी दिन आता है जब इस फिल्म को देखने के लिए 11.5 करोड़ जनता का एक सैलाब घर से निकल के थिएटर की सीट्स पे बैठा दिखाई देता है. Just in India, Bahubali 2 was watched by 11.5 crore people. मतलब इंडियन सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जो अगर नहीं आई होती तो अभी भी बॉलीवुड के 5 पिलर्स कहे जाने वाले सलमान, अक्की, अजय एक्सेट्रा से लेके बॉलीवुड के चिल्लर्स तक हर कोई भाई साउथ के रीमेक्स कर रहा होता और हम वही देख रहे होते. बट इस फिल्म ने पैन इंडिया के सालों से बंद पड़े पोर्टल को खोल के रख दिया और सालों से सिनेमा देख के हुतिया बनते आई ऑडियंस ने एक मास्टरपीस सिनेमा पहली बार एक्सपीरियंस किया. तो आज बाहुबली फ्रेंचाइज जिसने सिनेमा के इतिहास को दोबारा से लिखा, उसके बनने में उसकी स्ट्रगल, उसकी पूरी स्टोरी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बाहुबली 1 और 2 को बनने में कितनी डिफिकल्टीज आई थी और वो कौन सा हॉलीवुड एक्टर था जिसको बाहुबली फिल्म में राजामौली ने वन ऑफ द लीड कैरेक्टर ऑफर किया था, वो कौन सी बॉलीवुड हीरोइन थी जिसको इस फिल्म से रिमूव कर दिया गया था, एंड बाहुबली के मेकर्स ने बाहुबली को बनने के लिए कितने करोड़ का लोन लिया था, और क्या बाहुबली फिल्म के प्रोड्यूसर्स के घर में सच में 60 करोड़ की ब्लैक मनी मिली थी. बाहुबली 1 और 2 की सक्सेस से बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था. एसएस राजामौली बाहुबली के वर्ल्ड पे जो वर्ल्ड क्लास गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल की वेब सीरीज बना रहे हैं उसको नेटफ्लिक्स ने क्यों बंद कर दिया था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाहुबली 1 और 2 से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज और एक डार्क रियलिटी जिसके ऊपर सब बात करने से डरते हैं. बट आज इस वीडियो में हम उन सारी चीजों पर डिटेल में खुलेआम बात करेंगे. तो अपनी वाली चढ़ाकर कैसे बनाई मेकर्स ने बाहुबली और मचा दी चारों तरफ खलबली, आइए आज डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं. लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, यानी इंसेप्शन ऑफ बाहुबली. तो बाहुबली फ्रेंचाइज की कहानी शुरू होती है 2009 में मगधीरा मूवी के सक्सेसफुल होने के बाद. मगधीरा के रिलीज के बाद एसएस राजामौली अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं और मगधीरा के बाद वो ईगा नाम की एक फिल्म बनाने का डिसाइड करते हैं. लेकिन उसी दौरान एसएस राजामौली के फादर केवी विजेंद्र प्रसाद राजामौली को एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक शिवगामी नाम की लेडी अपने हाथ में एक छोटा सा बच्चा लिए रिवर क्रॉस कर रही होती है. ये छोटी सी कहानी, ये थॉट राजामौली को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है. तो आगे चल के वो अपने बाबूजी के साथ मिलकर उस आइडिया पे एक स्टोरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं और जब राजामौली की एक प्रॉपर स्टोरी मिल जाती है तो उन्हें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बाहुबली फिल्म की जो स्टोरी है, यानी इस फिल्म का जो स्केल होना चाहिए, उस स्केल को नॉर्मल बजट में अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा और इस लेवल की फिल्म बनाने के लिए उन्हें इंडिया के बाकी मूवीज के कंपैरिजन से 10 टाइम्स ज्यादा पैसे चाहिए होंगे. और उन्हें पता था कि इतनी महंगी फिल्म को उस टाइम पे कोई भी स्टूडियो पक्का बैक नहीं करने वाली, इसलिए बाहुबली फिल्म के मेकर्स ऑलमोस्ट 400 करोड़ का लोन लेते हैं, वो भी 24% के हाई इंटरेस्ट पे. और अगर आपको लग रहा है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के पीछे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग और वाइल्ड है तो अभी रुको, क्योंकि बाहुबली फिल्म की कास्टिंग करते टाइम जो कांड हुए थे या बाहुबली की कास्टिंग के जो किस्से हैं उन्हें सुन के तुम हिल जाओगे. तो राजामौली को अपनी फिल्म की स्टोरी लिखते टाइम ही अंदाजा लग गया था कि बाहुबली के रोल के लिए प्रभास ही बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है. हाँ, ये बात बिल्कुल अफवाह है कि इस रोल के लिए पहले ऋतिक को अप्रोच किया गया था. तो प्रभास को अप्रोच किया जाता है और प्रभास इस रोल के लिए इजिली हाँ भी कह देते हैं, वो भी तब जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में बैक टू बैक हिट्स डिलीवर करी होती है. उन्हें ये भी पता होता है कि बाहुबली में उनका 5 साल जाएगा और पैसे भी कम मिलेंगे क्योंकि फिल्म के बजट का 80% प्रोडक्शन पे खर्च होने वाला था और 20% पैसे में कास्ट एंड क्रू की फीस निपटानी थी. In fact, we never spoke his remuneration. We never spoke his remuneration. Maybe after 6 months into the production, we thought of a very small figure, which is because he was a red hot star. He had 3 back-to-back hits. Producers were running after him with money bags, and we told him, okay, Prabhas, the production can only afford that much because
We are spending so much on the sets, visual effects, everything. मतलब प्रभास का उस टाइम पे इस फिल्म के लिए हाँ कहना बहुत ही शॉकिंग डिसीजन था, क्योंकि बाहुबली एक ऐसी प्रोजेक्ट होने वाली थी जिसको बनने में एटलीस्ट 4-5 साल का टाइम लगने वाला था। और प्रभास उस टाइम पे एक राइजिंग स्टार थे, उनकी डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट जैसी मूवीज बैक टू बैक हिट हो रही थी। और जनरली राइजिंग स्टार अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ हिट मूवीज देने के बाद ज्यादा से ज्यादा मूवीज करना प्रेफर करते हैं। मतलब फीस के चक्कर में वो एक साल में 4-5 फिल्में भी निपटा देते हैं। और ऐसे टाइम पे अगर कोई राइजिंग स्टार ब्रेक लेता है तो उसका करियर ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है। पर प्रभास ने अपने करियर की चिंता ना करते हुए अपना 5 साल राजा मौली को सौंप दिया। और इतना ही नहीं, बताया जाता है कि बाहुबली फिल्म के लिए प्रभास ने अपनी शादी तक कैंसिल कर दी थी। और बाहुबली फिल्म के प्रिपरेशन के लिए उन्होंने 1.5 मिलियन के जिम इक्विपमेंट्स भी घर पे ही मंगवा लिए थे। इवन प्रभास को WWE सुपरस्टार अंडरटेकर से पर्सनली मिले भी थे ताकि वो बॉडी बिल्डिंग को लेकर उनसे कुछ एडवाइस ले सके। और जितनी डेडिकेशन प्रभास ने फिल्म के लिए दिखाई थी उतनी ही डेडिकेशन बाकी कास्ट मेंबर्स ने भी दिखाई थी। बट बाहुबली फिल्म के बाकी रोल्स की कास्टिंग को लेकर काफी कांड भी हुए थे जिनके बारे में मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा। बट आज हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो कास्टिंग रिलेटेड स्टोरीज की अगर बात करें तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि बाहुबली फिल्म में सूर्या को भी एक रोल ऑफर किया गया था, बट उन्होंने कुछ रीजंस की वजह से वो रोल नहीं किया। इवन कटप्पा का रोल भी पहले संजय दत्त को ऑफर हुआ था, बट चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई और रोल सत्यराज को मिला है। इवन बाहुबली में जो भल्लाल देव का कैरेक्टर था उसके लिए भी फर्स्ट चॉइस राणा दगुपति नहीं थे, बल्कि स्टार्टिंग में उस रोल के लिए हॉलीवुड स्टार जेसन मोमोआ और बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम को कंसिडर किया जा रहा था। बट उनके साथ भी चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो रोल राणा दगुपति को मिला। और राणा दगुपति से रिलेटेड मैं तुम्हें एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं कि राणा दगुपति अपनी लेफ्ट आई से नहीं देख सकते, वो अपने लेफ्ट आई से बिल्कुल ही ब्लाइंड है। और उनकी एक आई उनको किसी ने मरने के बाद डोनेट की थी। उसके अलावा उन्होंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाया था। वीडियो में आगे चले तो मूवी में जो शिवगामी देवी का रोल होता है जो रम्या कृष्णन ने प्ले किया था, वो रोल पहले श्रीदेवी को ऑफर हुआ होता है, बट अकॉर्डिंग टू राजा मौली श्रीदेवी ने बहुत हाई फीस की डिमांड की होती है। उसके अलावा उन्होंने VIP ट्रीटमेंट की भी डिमांड की होती है। అన్న దీంట్లో హిందీ యాక్టర్లు పెట్టుకుందాం అని చెప్పి శ్రీదేవి గారిని వెళ్ళి అడిగాం. అడిగారా? అడిగాం. మా అదృష్టం బాగుండి ఎగ్జాక్ట్లీ పుచ్చింది అదృష్టం బాగుండి ఆవిడ ఓకే చేయలే. తర్వాత చాలా మంది డిమాండ్ పెట్టారు వాళ్ళ రేట్ ఎక్కువ అడిగారు. అదే రేట్ ఎక్కువ. హిందీ రైట్స్ కూడా అడిగారంట. చాలా అండి, సమ్ 7 or 8 crores ఏదో రెమ్యునరేషన్ అడిగారు. और श्रीदेवी की अनवांटेड डिमांड की वजह से उन्होंने श्रीदेवी को कास्ट नहीं किया होता। बट रिसेंटली बोनी कपूर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से श्रीदेवी ने वो फिल्म छोड़ दी। और बोनी ने बताया कि श्रीदेवी की जो हाई फीस इंग्लिश के लिए मिली थी, बाहुबली मेकर श्रीदेवी को उससे भी कम फीस दे रहे थे, जिसकी वजह से श्रीदेवी ने फिल्म से इनकार कर दिया था। तो जिस टाइम पे कास्टिंग के ये सब लफड़े चल रहे थे, उसी दौरान साइड बाय साइड राजा मौली अपनी फिल्म ईगा पर भी काम कर रहे होते हैं। तो 2012 में राजा मौली ईगा को कंप्लीट करके रिलीज करते हैं और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हो जाती है। लेकिन सक्सेस के नशे में ज्यादा चूर ना होते हुए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए राजा मौली बाहुबली को बनाने में जुड़ जाते हैं। तो 6 जुलाई 2013 को बाहुबली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। और इस फिल्म की शूटिंग से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम पे बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन दोनों मूवीज की शूटिंग वो एक साथ ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे बाहुबली को 2 पार्ट में रिलीज करने ही नहीं वाले होते। राजा मौली का ओरिजिनल प्लान एक स्टैंड अलोन फिल्म बनाने का होता है, बट बीच शूटिंग में SS राजा मौली को रियलाइज होता है कि इस फिल्म की स्टोरी कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसलिए इसकी स्टोरी को एक पार्ट में नहीं दिखाएंगे। तो उसके बाद SS राजा मौली ने फिल्म की कास्ट और फिल्म के प्रोड्यूसर से डिस्कशन किया होता है और फाइनली ये तय किया जाता है कि बाहुबली अब 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। और अच्छी बात यह थी कि SS राजा मौली ने उस दौरान बाहुबली 2 की 30% शूटिंग भी एडवांस में कंप्लीट कर रखी थी, क्योंकि बाहुबली 1 और 2 की फुल स्टोरी को वो साइमल्टेनियसली शूट कर रहे होते हैं। और बाहुबली द बिगिनिंग के प्रोडक्शन में कुछ 180 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और उस टाइम पे किसी भी तेलुगु फिल्म का बजट 180 करोड़ होना तो दूर, वहां की किसी फिल्म ने 180 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं किया होता। तो SS राजा मौली के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो बाहुबली फिल्म के बजट को रिकवर कैसे करेंगे। और अपने बजट को रिकवर करने और प्रॉफिट गेन करने के लिए SS राजा मौली बाहुबली द बिगिनिंग को तेलुगु के साथ साथ हिंदी, तमिल और मलयालम में भी रिलीज करते हैं। और जब 10 जुलाई 2015 को ये फिल्म रिलीज होती है तो मूवी के अर्ली रिव्यूज नेगेटिव आ रहे होते हैं। उन रिव्यूज को देख के प्रभास और SS राजा मौली को लगता है कि बाहुबली इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म होने वाली है। बट फिर ऐसा क्या होता है, जिस फिल्म को फर्स्ट डे पे क्रिटिक्स ने ऑलमोस्ट फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था, वो सडनली इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट हिट साबित हो जाती है। और कैसे बाहुबली 1 की रिलीज के टाइम पे प्रभास ने सलमान खान से पंगा ले लिया था, आइए उस पर भी बात करते हैं। तो 10 जुलाई 2015 को बाहुबली द बिगिनिंग के रिलीज के बाद इस फिल्म को स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, क्योंकि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होता है जब मूवी का मेन हीरो ही फर्स्ट पार्ट के एंड में मारा जाए। Telugu first date was a very bad talk. No, they were expecting too much Rajamouli and me. Right. Suddenly, Katappa comes and kills the hero. And they didn't like it. It was shock and it was abrupt cut. So they never saw a film like that. And they didn't expect that and they were a little worried. For a little afternoon, evening, it was a very bad talk. And I said, Kaya.
बाहुबली 1 गया। इसलिए मूवी की ऐसी शॉकिंग एंडिंग उस टाइम पे लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आती। बट 10 जुलाई को जैसे जैसे टाइम बीतता है और ज्यादा लोगों ने फिल्म देखी होती है तो शाम होते होते फिल्म को लेके जो नेगेटिव परसेप्शन था वो पॉजिटिव होने लगता है और बहुत सारे लोग राजा मौली की इस फिल्म को पीक इंडियन कॉमर्शियल सिनेमा कहने लगते हैं। और साउथ इंडिया में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा दी होती है। जहाँ साउथ में बाहुबली 1 ने बवाल मचा रखा होता है वही हिंदी मार्केट में बाहुबली द बिगनिंग की कोई हाइप नहीं होती। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन था इस फिल्म की रिलीज डेट, क्योंकि जिस दिन बाहुबली रिलीज हुई थी तो उसके एक वीक बाद अपने सलमान भाई की बजरंगी भाईजान रिलीज होती है और ये वो दौर होता है जब सलमान खान अपने पीक पर चल रहे होते हैं। इसलिए उस फिल्म की प्री रिलीज हाइप इतनी तगड़ी होती है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उस टाइम पे बाहुबली नाम की कोई फिल्म भी रिलीज हुई है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो उस टाइम तक तो मुझे बाहुबली फिल्म की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ खास पता नहीं था। बाहुबली फिल्म के बारे में मुझे तब पता चलता है जब एक दिन टाइम पास के लिए मैं टीवी ऑन करता हूँ और सोनी मैक्स पे बाहुबली नाम की फिल्म आई होती है। टाइम पास करते करते जब मैं वो फिल्म देख लेता हूँ तो वो पहली और आखिरी बार होता है जब मेरा टाइम पास करना सफल होता है, क्योंकि उस दिन मैंने पीक इंडियन सिनेमा देखा होता है। और मेरी पर्सनल स्टोरी से वापस मुद्दे पे आए तो बजरंगी भाईजान की हाइप के बावजूद बाहुबली द बिगनिंग धीरे धीरे करके हिंदी मार्केट में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है और इस फिल्म का ऑल टाइम नेट कलेक्शन लगभग 420 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को ऑलमोस्ट 650 करोड़ का बिजनेस करती है। और इतना बिजनेस देख के टैक्स डिपार्टमेंट वालों को दाल में कुछ काला लगने लगता है। तो फिर क्या था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले फिल्म प्रोड्यूसर सोबी और गाल्डा और प्रकाश देवनेनी के घर रेड मार देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को वहां से 60 करोड़ रुपए के पुराने नोट्स के भंडार मिलते हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो अजय देवगन तक पहुंच गई तो आदमी रेड 3 पक्का इसी स्टोरी में बना डालेगा। और ये रेड स्कैम की बात है चलो ठीक है, बट अगर वापस से मुद्दे पे आए तो क्या तुम्हें पता है कि बाहुबली 1 की शूटिंग के टाइम पे बाहुबली मेकर्स ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे थे जो दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि बाहुबली मेकर्स ने बाहुबली फिल्म को ऑथेंटिक बनाने के लिए लिटरली एक किल्की नाम की ओरिजिनल लैंग्वेज क्रिएट करी थी। और आपको याद होगा मूवी में कलकिया ट्राइब के जो लोग थे वो एक अजीब से लैंग्वेज बोलते थे। Nimda, Dozras tell me, har tabush crack oikinim bumla, mohinozuku, लोहक्वे। और वही लैंग्वेज है किल्की लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए मदन करके जब ये लैंग्वेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो एसएस राजा मौली उनको ब्रीफ देते हैं और उन्हें एक एग्रेसिव और हार्श लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए कहते हैं जो कि किसी ट्राइब की लैंग्वेज लग सके। तब जाकर मदन इस लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं और इस लैंग्वेज में कुछ 3000 वर्ड्स और 40 ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। मतलब फिल्म के लिए इस तरह की डेडिकेशन कितने लोगों ने दिखाई है। मुझे नहीं लगता कि इंडियन सिनेमा में किसी ने अपनी फिल्म के लिए एक लैंग्वेज क्रिएट करी थी इससे पहले। देखो, भले ही बाहुबली द बिगनिंग इंडियन सिनेमा के लिए एक रिवोल्यूशनरी फिल्म थी और उस फिल्म को काफी अप्रिशिएट भी किया गया था, बट एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी भी थी जिनको ये फिल्म एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक लगी थी, जिसकी वजह से बाहुबली फिल्म से बहुत से लोग ऑफेंड भी हो गए थे और उन्हें इस फिल्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था। और अगर उन ऑफेंड होने वाले लोगों की बात करें तो उनमें पहला नाम आता है जैन रिलीजन के लोगों का। तो होता कुछ ऐसा है कि जैन रिलीजन के लोग इस फिल्म से इसलिए ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि बाहुबली फिल्म का टाइटल जैन रिलीजन के एक रिस्पेक्टेड सेंट के ऊपर था और एक वायलेंट फिल्म का नाम उनके सेंट के ऊपर होने की वजह से वो लोगों को इस फिल्म से दिक्कत होती है। बट फिर बाद में बाहुबली के मेकर्स ने क्लियर किया होता है कि बाहुबली फिल्म की स्टोरी फिक्शनल है और ये फिल्म जैन रिलीजन से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। बट ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि बाहुबली मेकर्स को अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनको कितनी कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ेगी। जैसे बाहुबली फिल्म के रिलीज होने के बाद मूवी के तमिल वर्जन में एक डायलॉग को सुनकर दलित कम्युनिटी के लोग ऑफेंड हो जाते हैं। फिर क्या तो उन्होंने थिएटर्स में तोड़फोड़ करी, पोस्टर्स जलाए, प्रोटेस्ट किया और ये सब होते थे बाहुबली फिल्म के तमिल डायलॉग राइटर मदन ने सबसे जाके माफी भी मांगी और कहा कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं थी किसी भी कास्ट को डिग्रेड करने की। और जहाँ ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी उसी दौरान बहुत से लोगों को बाहुबली फिल्म रेसिस्ट भी लगने लगती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मूवी में किंग्स एंड क्वींस को फेयर स्किन वाला दिखाया गया था और मूवी जो लोग पुअर या फिर ट्राइब से बिलोंग करते थे उन्हें डार्क स्किन दिखाया गया। और लोगों का बाहुबली के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मूवी में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन काफी प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मूवी के एक सीन में प्रभास का कैरेक्टर तमन्ना भाटिया वाले कैरेक्टर को हैरस करता है। और ये देख के बहुत से लोगों ने राजा मौली पे इल्जाम लगाया था कि ये फिल्म हैरसमेंट को रोमांटिसाइज करती है। बट लोगों के इस क्रिटिसिज्म को तमन्ना भाटिया ने बहुत करारा जवाब दिया होता है और वो मोटे तौर पे कहती हैं कि भैया एक फिल्म मेकर्स आपको इतनी अच्छी फिल्म दिखाना चाहता है, लेकिन नहीं, हमें तो वही नोटिस करना है। मतलब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाला एग्जांपल देके वो निकल जाती है। तो चलो आप चलते हैं बाहुबली द कंक्लूजन की तरफ। लेकिन बाहुबली द कंक्लूजन की तरफ जाने से पहले हमें वापस से बाहुबली द बिगनिंग पे आना पड़ेगा, क्योंकि एज यू ऑल नो कि बाहुबली द बिगनिंग की एंडिंग में कटप्पा बाहुबली को निपटा देता है और वो एंडिंग एक क्वेश्चन छोड़ के जाती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो उस क्वेश्चन के आंसर को लेके लोग इतने ज्यादा क्यूरियस थे कि लोग घंटों तक बस यही डिस्कस
करते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो बेसिकली वो एक क्वेश्चन ऑलरेडी बाहुबली द कंक्लूजन की हाइप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुकी थी और इसी चीज को देखते हुए बाहुबली मेकर्स बाहुबली 2 की मार्केटिंग कैंपेन व्हाई कटप्पा किल्ड बाहुबली वाले क्वेश्चन के अराउंड बिल्ड करते हैं और ये चीज वर्क भी करती है, क्योंकि जब बाहुबली 2 रिलीज होने वाली थी तो उसकी हाइप इतनी ज्यादा थी कि मेरे क्लास के इंग्लिश टीचर हमें टेंस पढ़ाने की जगह हमसे ये डिस्कस करती थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सो नाउ यू गाइस नो कि मेरी इंग्लिश क्यों वीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे एक न्यूज चैनल वाले भी देश के इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिस्कस करने की जगह यही डिस्कस कर रहे होते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और उस टाइम पे लोगों को पेट्रोल के बढ़ते दाम से ज्यादा इस चीज की टेंशन थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो फिर आता है दिन 28 अप्रैल 2017, जिस दिन फाइनली बाहुबली 2 रिलीज होती है और सबको पता चलता है कि कटप्पा ने बाहुबली को आखिर क्यों मारा। और इस फिल्म को देख के सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक्स को तो ऑर्गेजम आता ही है, साथ ही साथ न्यूट्रल पब्लिक को भी ये फिल्म देख के चरम सुख प्राप्ति होती है। और अगर आपको बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म अपने पहले दिन पर 120 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेती है और लाइफ टाइम कलेक्शन में ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का बिजनेस करती है, जिसमें से 1030 करोड़ सिर्फ इंडिया नेट का कलेक्शन होता है और उस 1031 करोड़ में से 510 करोड़ हिंदी मार्केट से आते हैं, 338 करोड़ तेलुगु से, 125 करोड़ तमिल से, 54 करोड़ मलयालम से आते हैं। और इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉक्स ऑफिस नंबर्स को देख के पूरा बॉलीवुड हिल जाता है। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको पिछले 25 साल से बस खान्स रूल्स करते आ रहे थे, जिसमें बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते भी खान्स थे और तोड़ते भी खान्स थे। तो फिर अचानक से एक दिन बाहुबली 2 रिलीज होती है और तीनों खान्स के हर रिकॉर्ड को मजाक मजाक में तोड़ के चली जाती है। और यहाँ मैं खान्स के इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ कंपैरिजन ही इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर द अल्टीमेट बेंचमार्क। अब देखो, बाहुबली फ्रेंचाइज ने बॉलीवुड को तो हिला दिया था, बट इस फिल्म का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस इतना था कि इस फ्रेंचाइज ने पूरे इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, पूरी की पूरी डेमोग्राफी की चेंज कर दी। और यही नहीं, बाहुबली 2 की सक्सेस की गूंज हॉलीवुड तक सुनाई दी। तो अब हम थोड़ी देर बाहुबली फ्रेंचाइज के इम्पैक्ट पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ बाहुबली फ्रेंचाइज से रिलेटेड गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल वर्ल्ड क्लास नेटफ्लिक्स सीरीज पे भी बात करेंगे, जिसको सेल्फ कर दिया गया था। तो अगर आप बाहुबली फ्रेंचाइज के इम्पैक्ट की बात करें तो बाहुबली फ्रेंचाइज के रिलीज होने के बाद इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक प्री बाहुबली इंडियन सिनेमा और एक पोस्ट बाहुबली इंडियन सिनेमा। प्री बाहुबली इंडियन सिनेमा की बात करें तो प्री बाहुबली इंडियन सिनेमा जैसा कुछ था ही नहीं, उस टाइम पे सिर्फ बॉलीवुड था। लेकिन बाहुबली फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों ने साउथ सिनेमा की तरफ ध्यान देना शुरू किया। बाहुबली फ्रेंचाइज ने सिंगल हैंडेडली तेलुगु सिनेमा को तो बॉलीवुड के बराबर लाके खड़ा कर ही दिया, साथ ही साथ बाहुबली की सक्सेस की वजह से तमिल एंड मलयालम जैसे इंडस्ट्रीज को भी इनडायरेक्टली काफी फायदा हुआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाहुबली फ्रेंचाइज की सक्सेस के बाद इंडिया में पैन इंडियन सिनेमा ट्रेंड स्टार्ट हुआ और रीजनल इंडस्ट्री की फिल्म मेकर्स ने बाहुबली की सक्सेस से इंस्पिरेशन लेते हुए अपनी अपनी मूवीज को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करा। जैसे बाहुबली 2 की रिलीज के अगले साल ही हमें 2.0 KGF 2 जैसे बिग पैन इंडिया मूवीज देखने को मिली। उसके बाद तो हर साल जैसे दर्जनों पैन इंडिया मूवीज आने लगी। तो बेसिकली बाहुबली फ्रेंचाइज की सक्सेस ने इंडियन सिनेमा को सिंगल हैंडेडली रिवोल्यूशनाइज कर दिया और बाहुबली फ्रेंचाइज का क्रेज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ द इंडिया UK, USA, चाइना, जापान, सिंगापुर, कनाडा जैसी कंट्रीज में भी देखने को मिला। इन सारी कंट्रीज में बाहुबली 2 को काफी पसंद किया गया। इवन हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन तो बाहुबली 2 को पब्लिकली प्रेज करते नजर आए। जितना प्रेज बाहुबली फ्रेंचाइज को मिला उतना प्रेज जब कोई हॉलीवुड फिल्म को मिलता हो तो मैं देखा होगा तो उस हॉलीवुड फिल्म के ऊपर एनिमेटेड शोज बनाए जाते हैं, वेब सीरीज बनाई जाती है और बिल्कुल सेम चीज हुई बाहुबली फ्रेंचाइज के साथ। बाहुबली फ्रेंचाइज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद बाहुबली के ऊपर 2 एनिमेटेड शोज बनाए गए जिनका नाम था बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड एंड बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड। और ये दोनों ही शोज एक तरफ से बाहुबली फ्रेंचाइज की प्रीक्वल थी और प्रीक्वल से याद आया कि SS राजामौली नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल की बाहुबली के ऊपर एक प्रीक्वल सीरीज बनाने वाले और इस सीरीज का नाम बाहुबली बिफोर द बिगनिंग था। और ऐसा बताया जाता है कि सीरीज में शिवगामी के राइज को दिखाया जाता है और इस सीरीज में शिवगामी के रोल के लिए मृणाल ठाकुर को कास्ट किया गया था और साथ ही साथ सीरीज के बाकी इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अतुल कुलकर्णी, राहुल बोस जैसे एक्टर्स को भी कास्ट किया गया था और इस सीरीज को देवा कट्टा और प्रवीण सत्रू जैसे डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले थे। तो 2018 में इस शो की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी और नेटफ्लिक्स इस शो पे ऑलरेडी 100 करोड़ इन्वेस्ट भी कर चुका था। बट 6 महीने की शूटिंग के बाद कुछ कांड होता है और इस शो का जितना भी पार्ट शूट हुआ होता है उसको स्क्रैप कर दिया जाता है क्योंकि नेटफ्लिक्स शो के आउटपुट से सेटिस्फाई नहीं होता और जब ये सब कांड हो रहा होता है उसको देखते हुए मृणाल ठाकुर इस शो से एग्जिट हो जाती है और इसलिए बाद में इस शो को बंद करना पड़ता है। बट ये शो बंद नहीं होता बल्कि 2021 में इस शो के मेकर्स 200 करोड़ और इन्वेस्ट करते हैं और नए डायरेक्टर और नई कास्ट के साथ इस शो को दोबारा बनाने की सोचते हैं। इस बार शिवगामी के रोल में मृणाल को रिप्लेस करके वामिका गब्बी को कास्ट किया जाता है और शो के पुराने डायरेक्टर्स को रिप्लेस करके जन्नत मूवी के डायरेक्टर कुणाल देशमुख और 10 मूवी के डायरेक्टर रिबू दासगुप्ता को इस शो का कामकाज दिया जाता है। बट कुछ रीजंस की वजह से एक टाइम के बाद डायरेक्टर कुणाल देशमुख भी इस शो से एग्जिट मार लेते हैं। बट स्टिल मेकर्स इस शो को बनाने की कोशिश जारी रखते हैं बट उनकी कोशिश रंग नहीं लाती और फिर 2024 में नेटफ्लिक्स इस सीरीज को परमानेंटली सेल्फ कर देती है। तो देखो, अब तक हमने बाहुबली फ्रेंचाइज के इंसेप्शन, बाहुबली फ्रेंचाइज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और उसके इंपैक्ट के ऊपर बात कर लिया। बट अब बाहुबली फ्रेंचाइज से रिलेटेड एक डार्क रियलिटी है जिसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। बट आज हम उस डार्क रियलिटी पर भी बात
बात करेंगे। तो देखो, बाहुबली लेवल की सक्सेस जब किसी फिल्म को मिलती है ना, तो उस फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर एवं सपोर्टिंग कास्ट का करियर भी पीक कर जाता है। जैसे एनिमल के हिट होने के बाद संदीप रेड्डी वांगा इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर बने। रणवीर कपूर बॉलीवुड के मोस्ट डिमांडेड एक्टर बन गए। बॉबी देओल का भी एनिमल मूवी की वजह से कमबैक हुआ। रश्मिका मंदाना एनिमल के बाद ब्रांड बन गई। तृप्ति तिमरी को भी एनिमल की वजह से अप्रिसिएशन मिली और उनको दुनिया भर की फिल्में मिलने लगी। इस सब के अलावा सौरभ सचदेवा, उपेंद्र लिमिये जैसे एक्टर्स जिन्होंने मूवी में बहुत अच्छे और छोटे छोटे रोल प्ले किए, उन्हें भी काफी फिल्में मिलने लगी। बट बाहुबली फ्रेंचाइज के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं मानता हूँ कि बाहुबली के बाद राजा मौली इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर बने, प्रभास इंडिया के बिगेस्ट स्टार बने। बट हम बाहुबली की बाकी कास्ट का पोस्ट बाहुबली करियर देखें तो वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। जैसे कि राणा दग्गुबाती जिन्होंने भल्लाल देव का रोल प्ले किया, वो भी बाहुबली जैसे एपिक फ्रेंचाइज के पार्ट होने के बाद भी पोस्ट बाहुबली मेकर्स ने उनको मोस्ट सपोर्टिंग रोल्स ही ऑफर किए। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तमन्ना भाटिया जिनका बाहुबली फिल्म में बहुत ही क्रूशियल रोल था, पोस्ट बाहुबली उनका करियर पीक करने की जगह डाउनफॉल में चला गया और आज की डेट में वो बस आइटम सॉन्ग्स कर रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुष्का शेट्टी जिन्होंने देवसेना का रोल प्ले किया, उन्होंने पोस्ट बाहुबली काफी रीजनल मूवीज करी जिनमें से कुछ हिट भी थी, बट बाहुबली जैसी फिल्म करने के बाद उनके करियर में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो कभी नहीं हुई। एंड आई थिंक बाहुबली जैसे फिल्म का पार्ट होने के बाद अनुष्का एंड तमन्ना दोनों को इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेसेस बन के उभरना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा होने के 2 रीजन है। पहला ये कि जितने भी एक्टर्स का मैंने नाम लिया, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, उन्हें बाहुबली फ्रेंचाइज का हाइप कैपिटलाइज करना नहीं आया। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पब्लिक ने बाहुबली फ्रेंचाइज की सक्सेस के बाद सबसे ज्यादा अटेंशन बस प्रभास एंड राजा मौली को ही दी, बाकी कास्ट को उन्होंने जिंदा इग्नोर मारा। बाकी ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। एंड आई होप कि आज की डिटेल एनालिसिस आपको बहुत पसंद आई होगी। और कौन कौन बाहुबली द एपिक देखने जा रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने एक्सपीरियंसेस जरूर आके शेयर करना। और अगर आप राजा मौली की फिल्म मेकिंग की सीक्रेट जानना चाहते हो तो वो वाली वीडियो भी चैनल में प्रेजेंट है, उसे भी जाके जरूर से देखना। तो लेटर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।